वेलकम एवरीवन, आपका हमारी बीएसटीसी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएसटीसी के 2021 वाले पेपर के जीके वाले पोर्शन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके अंदर हमने एक क्वेश्चन देखा है। इसमें क्वेश्चन था, राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 पहला चरण, ऑप्शन नंबर 2 तीसरा चरण, ऑप्शन नंबर 3 चौथा चरण, ऑप्शन नंबर 4 छठा चरण। इसमें हमें पता है कि चौथा चरण इसका सबसे बड़ा चरण था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चौथा चरण। इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हमारे सामने आ सकते हैं, इसलिए हमने इसके एक शॉर्ट नोट्स तैयार करे हैं, उनको हम देखते हैं। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में जाकर पूरा हुआ था। ये पहला चरण स्टार्ट हुआ था 18 मार्च 1948 को और ये लास्ट हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इन पूरे चरणों को कंप्लीट होने में 8 साल 7 महीने और 14 दिन का टाइम लगा था। ये सातों चरण हैं, इनके आपको नाम और इनमें बने हुए जिलों के नाम याद रखने हैं। इसका पहला चरण 18 मार्च 1948 को हुआ था, जिसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। इसका नाम के मुंशी ने मत्स्य संघ रखा था। इसके अंदर 4 क्षेत्रों को एकत्रित किया गया था, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इनको मिलाया गया था और मत्स्य संघ बनाया गया था। इसके बाद राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण था, जो 25 मार्च 1948 को था। इसका नाम पूर्वी राजस्थान रखा गया था। इसके अंदर राजस्थान के 9 जिले और 2 ठिकानों को मिलाया गया था। इसमें टोंक, बूंदी, कोटा, चित्तौड़, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा को मिलाकर इनको पूर्वी राजस्थान में रखा गया था। इसके बाद जब इसका तीसरा चरण था, इसका तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया था, जिसके अंदर जो पूर्वी राजस्थान में जिले थे उन सब में सिर्फ उदयपुर को मिलाकर इसको संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया था। इसमें उदयपुर को इसकी राजधानी बनाया गया था। आगे जब इसका चौथा चरण था, इसका चौथा चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चौथा चरण 30 मार्च 1949 को कंप्लीट हुआ। ये राजस्थान के इतिहास में एक विशेष दिन है। इस दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इस दिन इस चरण को व्रत राजस्थान के नाम से जाना जाता है, जिसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसी 4 बड़ी रियासतों को मिलाया गया था। इसके बाद इसका 5वां चरण था, जो 15 मई 1949 को था। इसमें इसका नाम संयुक्त व्रत राजस्थान दिया गया था, जिसमें संयुक्त राजस्थान में मिले हुए सारे क्षेत्रों में मत्स्य संघ को मिलाकर संयुक्त व्रत राजस्थान इसका नाम दिया गया था। और इसका छठा चरण था 26 जनवरी 1950 को, जब इसका नाम राजस्थान संघ रखा गया था। और इसमें जो संयुक्त व्रत राजस्थान के जिले थे उसमें सिरोही को मिलाया गया था। लास्ट का इसका चरण 7वां था, जो 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ था और इसका पूर्णतः एकीकरण होकर इसका नाम राजस्थान हो गया था। और इसमें अजमेर, दिलवाड़ा और मारवाड़ा में वो सभी क्षेत्र आते हैं जो ऊपरी क्षेत्र मारवाड़ में, जैसे जैसलमेर, बीकानेर के अलावा नीचे मेवाड़ क्षेत्र के बीच में आते हैं। जो नागौर, अजमेर के आसपास के क्षेत्र है वो मारवाड़ा में आते हैं। उनको इसमें मिलाकर राजस्थान का पूर्णतः एकीकरण किया गया था। ये राजस्थान के 7 चरण है, जिन्हें आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आने वाले जिले। हम देखते हैं कि इसमें आने वाले जिलों के बारे में जानने के लिए हमें राजस्थान का एक मैप देखना होगा, जो इस प्रकार है। हम राजस्थान का मैप देखें। राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद राजस्थान में अरावली का क्षेत्र आता है। राजस्थान में जो नीचे का क्षेत्र है, राजस्थान में नीचे के क्षेत्र में बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाले जिले आते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती है। इसलिए राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला इलाका उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में माना जाता है। राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और राजस्थान के दक्षिणी पूर्व में जो जिले हैं वो कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाले हैं। राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो बड़े जिलों से जैसलमेर, बीकानेर,
एंड बाड़मेर से मिलकर बना है, जो पश्चिमी रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे जो पूछा है कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आने वाले जो जिले हैं वो बांसवाड़ा है, जिसमें से कर्क रेखा गुजरती है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रचलित किस त्योहार में महिलाएं एकत्रित होकर कुम्हार के घर जाकर छिद्रित मटके में दीपक रखकर उसे घर पर लाती है? ऐसा एक विशेष त्योहार है जिसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा त्योहार है जिसमें ये कार्य करते हैं। ये शीतलाष्टमी को करते हैं, धुलंडी को करते हैं, तिल चौथ को करते हैं या गुड़ला त्योहार को करते हैं? तो इसका आंसर है गुड़ला त्योहार। गुड़ला त्योहार जोधपुर में मनाया जाता है, जो मारवाड़ की एक पहचान है। इसमें ये गुड़ला त्योहार होता है जो चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी से, जो शीतला अष्टमी का दिन है, उससे लेकर गणगौर तक मनाया जाता है। इसी प्रकार से बहुत से विशेष स्थान है जहाँ पर कुछ नृत्य या कुछ त्योहार फिक्स होते हैं, जैसे शेखावटी में किया जाने वाला कच्ची घोड़ी नृत्य और जसनाती संप्रदाय का अग्नि नृत्य। ऐसे बहुत से नृत्य हैं जो अपने विशेष क्षेत्रों के साथ पहचान लिए हैं। तो आपको इस प्रकार और इनका महीना भी आपको ध्यान रखना है कि गुड़ला त्योहार चैत्र कृष्ण की अष्टमी को मनाया जाता है और चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है उसी दिन शीतला अष्टमी मनाई जाती है। और चैत्र के कृष्ण पक्ष के पहली तारीख को धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है इस प्रकार। और तिल चौथ का त्योहार माघ महीने में मनाया जाता है। तो आपको इन त्योहारों के महीनों के नाम भी ध्यान रखने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख को कर्नल टोन ने इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंका था? पहला है मंडोर अभिलेख, दूसरा है अपराजित शिलालेख, तीसरा है कर्णसभा का लेख, चौथा है मानमोरी का शिलालेख। तो इसका आंसर है मानमोरी का शिलालेख। मानमोरी का शिलालेख में राजा भोज के बेटे मान ने मानसरोवर तालाब में एक शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था। इसका नाम था मानमोरी का शिलालेख। इस शिलालेख को कर्नल टोड ने इंग्लैंड जाते वक्त समुद्र में फेंका था। इन शिलालेखों का और कई अभिलेखों का राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास की जानकारी हमें दी है। इनमें कुछ शिलालेख हैं जो कि राजस्थान में विशेष स्थान देते हैं, जैसे बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख के अंदर चौहानों की उत्पत्ति के बारे में बात कही गई है। चौहानों की उत्पत्ति इसमें वत्स गोत्र से मानी गई है। इसके बाद दूसरा है राज प्रशस्ति शिलालेख। राज प्रशस्ति शिलालेख ऐसा शिलालेख है जो भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है। आपको ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि भारत का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो राज प्रशस्ति है जो भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है। तीसरा है घोसुंडी शिलालेख, जो कि टूटे हुए शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। चौथा है कुंभलगढ़ शिलालेख, जिसमें राजा कुंभा के विजयों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी लिपि का अशुद्ध रूप है। पहला ऑप्शन है खराड़ी, दूसरा ऑप्शन है रागड़ी, तीसरा ऑप्शन है मुड़िया, चौथा ऑप्शन है निमाड़ी। आपको ध्यान रखना है कि राजस्थानी लिपियों के जो वैज्ञानिक वर्गीकरण में देखते हैं तो खराड़ी, रागड़ी और निमाड़ी इसकी खुद एक शुद्ध रूप की भाषा है, जबकि मुड़िया एक प्रकार की कोई भाषा नहीं है। ये एक प्रकार की बढ़िया लिपि है जिसमें शब्दों को घुमा कर लिखा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर है। ये एक प्रकार की बढ़िया लिपि है, ठीक है, बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी वर वधु गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? पहला दौड़, दूसरा धटी, तीसरा ताकी, चौथा पटनी। तो इसका आंसर हमें पता है कि इसका आंसर होगा धटी, ऑप्शन नंबर 2। इसके अलावा हमें अन्य शब्दों के भी अर्थ जानने। इसमें शब्द आया दौड़। दौड़ शब्द होता है आपस में मिले दो सूती वस्त्र दौड़ कहलाते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है ताकी। ताकी का मतलब होता है छोटे बच्चों के सिर पर जो कपड़ा ढका जाता है उसे ताकी कहते हैं। और एक नाम है पटनी। पटनी होता है एक बहुमूल्य वस्त्र विशेष को पटनी कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन है, कौन सा युग्म असंगत है? पहला ऑप्शन है पशु पक्षी के सेट, ये जयपुर से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन है रेजी, ये चक से रिलेटेड है। तीसरा क्वेश्चन है रमकड़ा उद्योग, जो कांकरोली से रिलेटेड बताया गया है, ये ऑप्शन गलत है। इसके बाद चौथा है पत्थर की मूर्तियां, जो जयपुर से रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो असंगत है। इसका अलावा हमें जानना है कि रमकड़ उद्योग जो किससे रिलेटेड है, वास्तविकता में गलियाकोट जयपुर से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? इसके ऑप्शन है गौरीशंकर उपाध्याय, हरिदेव जोशी, माणिक्यलाल वर्मा और भोगीलाल पांड्या। तो आपको ध्यान रखना है कि जब डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई तो उसमें सदस्य तो ये भी थे गौरीशंकर उपाध्याय और हरिदेव जोशी, बट उसके स्थापना की उसकी अध्यक्षता किसने की? वो भोगीलाल पांड्या ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 भोगीलाल पांड्या करेक्ट आंसर है। ऐसे ही कुछ और भी प्रजामंडल हैं जिनके नाम कई एग्जामों में पूछे गए हैं, जैसे मेवाड़ प्रजामंडल का नाम आता है, आपको माणिक्यलाल वर्मा का नाम ध्यान रखना है। दूसरा जयपुर प्रजामंडल की जमनालाल बजाज और कपूर चंद पाटानी, इन दोनों के सहयोग से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। वैसे ही मारवाड़ प्रजामंडल में जय नारायण वैश्य का विशेष योगदान है, तो आपको इनके नाम भी ध्यान रखना है। ओके, क्वेश्चन है काली उपजाऊ मिट्टी किस भौतिक भाग की विशेषता है? पहला ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी मैदान, तीसरा ऑप्शन है अरावली पहाड़ी क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है लूनी बेसिन। इन मिट्टियों को राजस्थान के प्रक्षेप पे हम देखने के लिए एक कच्चा चित्र बनाते हैं। इसमें दिखाई देता है कि राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें रेतीली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। बीच में जो अरावली का प्रदेश है उसमें भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है, और राजस्थान में जो नीचे प्रदेश आता है दक्षिण में, वो लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, जो बांसवाड़ा डूंगरपुर में पाई जाती है, जो काफी उपजाऊ होती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मक्का की खेती की जाती है। इसी प्रकार से काली मिट्टी जो हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है, ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भागों का हिस्सा है। काली मिट्टी एक उपजाऊ मिट्टी है जो कि झालावाड़, कोटा, बूंदी वाले इलाके में होती है। यहाँ पर कपास और गन्ने की सबसे ज्यादा खेती की जाती है। इस मिट्टी में पानी और नाइट्रोजन की मात्रा संतुलित होती है। इसी प्रकार से पूर्वी क्षेत्रों में कछारी मिट्टी पाई जाती है। तो इसके हिसाब से काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है दक्षिणी पूर्वी पठारी भागों में। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? राजस्थान में मानसून का जुआ नाम से एक विशेष शब्द का काम में लिया जाता है, क्योंकि राजस्थान एक रेतीले भूभाग का हिस्सा है और यहाँ पर मानसून की अनियमितता पाई जाती है। ये शुष्क प्रदेश में आता है। राजस्थान में जब मानसून की वर्षा होती है तो यहाँ पर सबसे कम वर्षा राजस्थान को मिलती है। यहाँ पर अरावली ऐसी है जो 50 सेमी वर्षा रेखा के हिसाब से राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटती है। राजस्थान में दक्षिणी प्रदेश में वर्षा अच्छी होती है, बट राजस्थान के पश्चिमी जो अधिकांश क्षेत्र को घेरे हुए है उसमें वर्षा रेखा 25 सेमी से भी नीचे पाई जाती है, और ये रेगिस्तान तपते रेगिस्तान का हिस्सा है। इसी प्रकार से अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं, तो व्यापार, दूसरा ऑप्शन है उद्योग, तीसरा ऑप्शन है कृषि और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है कृषि को। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलीरंगा परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन बिहार, तीसरा ऑप्शन उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल। तो धौलीरंगा परियोजना नाम से परियोजना उत्तराखंड में स्टार्ट की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है राजस्थान में किस स्थान पर चित्रित शिलाश्रयों की खोज की गई? जहां पर बहुत सारे चित्र मिले थे। ऐसा शिलाश्रयों जो पत्थरों पे बने हुए चित्र थे वो मिले थे भानगढ़ में, दूसरा दर में, तीसरा विराटनगर में, चौथा टिंगारिया में। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 दर सही आंसर है। यहाँ पर मानवकृति, व्याघ्र, बारहसिंगा, सूर्य जैसे कई चित्र देखने को मिले थे। राजस्थान के इतिहास में कई स्थानों पर जो चित्र हैं उनसे हमें पुरानी सभ्यताओं की जानकारी भी मिलती रही है, जैसे मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, इन सभ्यताओं में पुरानी ईंटों पर इन पर जो चित्र थे वो उनसे पता चलता है कि पहले का इतिहास किस तरीके का था, पहले के लोग कौन से देवी देवताओं में यकीन किया करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सज्जनगढ़ वन्यजीव, दूसरा है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो हमें पता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में है, जिसे 1982 के अंदर रामसर साइट घोषित किया गया था। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी 1982 में मिला था। यहाँ पर साइबेरियन क्रेन नाम का प्रवासी पक्षी आकर कुछ दिनों के लिए सर्दियों में निवास करता है। इस कारण से इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ये भरतपुर में स्थित है।
इसी प्रकार से हर एक राष्ट्रीय उद्यान में विशेष पशु से संबंधित है। जैसे रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था 1972 में, और इसमें टाइगर रिजर्व साइट बनाई गई थी। वैसे ही सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो कि अलवर में है, इसमें हरे कबूतर को कंजर्व किया जाता है। और सज्जनगढ़ वन्यजीव जो कि उदयपुर में है। तो राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान साहिबेन क्रेन के प्रवास के लिए जाना जाता है, वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है।